अरे कहाँ गई ये, जाकर जरा देखूं तो सही। ये देखो, इनकी तो नींद ही नहीं खुल रही है। सुन रहे हो? उठो जल्दी, अरे जल्दी उठो। अरे हाँ, सुबह हो गई। अरे सुबह तो कब की हो गई है। हाँ, तुम मेरी बात मानते नहीं हो। हाँ, अरे मेरी कोई बात तो माना करो। अब सुबह सुबह क्या हो गया? कौन सी बात नहीं माना मैंने? आज मैं गई थी तालाब में पानी लाने, मैंने देखा बिजली भाभी आज भी नया गहना पहन कर आई थी, कल भी नया गहना पहन कर आई थी। तुम मुझे आज नया गहना दिलाओगे? अरे मैं एक किसान हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि तुम्हें गहना दिलाता फिरूं, और रोज रोज वो भी। कालू दिला सकता है तो तुम क्यों नहीं दिला सकते? अरे कालू का एक लंबा चौड़ा व्यवसाय है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी है, कम पैसे आते हैं, उसी में घर चलाना होता है, आगे की तैयारी करनी होती है, यूं ही सारे फैसले नहीं लिए जाते हैं। अरे मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे भी चाहिए। वो पता नहीं मेरा मजाक बना रही थी, क्या क्या कह रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तुम मुझे नए गहने दोगे? ये क्या बात हुई? अच्छा चलो कोई बात नहीं है, मैं देखूंगा जल्दी से जल्दी तुम्हें गहने दे सकूं। अभी मुझे खाने को तो भूख लगी है और मुझे जाना भी है, खेतों पर भी तो जाऊंगा, वरना तुम्हारे गहने की छोड़ो खाने पीने की भी दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझे ना कहना। अच्छा ठीक है, आओ रसोई में, खाना देती हूँ मैं। अरे ये क्या खाना है? ये खाना क्यों दिया तुमने? मैंने तो कल सब्जी लाया था, बहुत अच्छा सब्जी, और सब कुछ तो भरा हुआ है घर में। मुझे नहीं बनाना तुम्हारा खाना, तुम्हें ये सूखा ही खाना पड़ेगा। जब तक तुम मेरे लिए गहना लेकर नहीं आते हो तब तक तुम्हें सूखा ही खाना पड़ेगा। ऐसे ही काम चलाओ, ठीक है ना? अरे ये क्या बात हुई है? अब बताओ, मैं खाना भी अब ठीक से नहीं खाऊं क्या? चलो कोई बात नहीं है, इसे बांध दो, मैं खेत में ही खा लूंगा। पता नहीं आज का दिन ही खराब है, आगे पता नहीं क्या होगा। खेत में भी बहुत सारा काम है, लेकिन ये है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। आ जाऊंगा तो आते समय अम्मा से भी मिल लूंगा। अरे क्या बात है मंटू भैया, बुदबुदाते जा रहे हो, कुछ बात हो रही है क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बता, कालू का आजकल धंधा कैसा चल रहा है? अरे उसका मत पूछो भैया, उसका तो धंधा खूब ही बढ़िया चल रहा है, और रोज रोज उसकी पत्नी पहन रही है नए नए गहने, और हमारे लिए जी का जंजाल बन रहा है। अरे भाई वही तो समस्या हमारे घर में भी है। अब देख कर आई है मिनी अब बिजली के हार, और वही हार वो मुझसे भी मांग रही है। क्या करूं, देख ही रहा है फसल के क्या हालात है, और ऐसे में मैं हार कहां से ला कर दूंगा? अरे ये कालू को समझाना पड़ेगा किसी दिन कोने में ले जाकर। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है बात करना। अच्छा चलता हूँ मैं, खेत में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे मिनी, घर में हो क्या? ओ मिनी, अरे अम्मा तुम कब आई? अरे अभी आई हूँ, लेकिन खबर तो मैंने पहले ही भेज दिया था, क्या तुझे खबर नहीं मिली? अम्मा खबर तो मिली थी, बस एकदम से ध्यान से निकल गया था। चलो, अरे रे क्या घर के हालात बना रखे हैं, तुम लोगों के ब्याह के इतने साल हो गए, अभी भी घर वैसा ही वैसा है, एकदम गरीबों की तरह रह रहे हो तुम लोग। अरे थोड़ा बहुत खर्च किया करो। क्या बोलूं अम्मा, सुबह तो मैं एक गहने के लिए कह रही थी, लेकिन वो भी सुनने को वो तैयार नहीं थे। 100 बातें मुझे
मुझे सुना गए। पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे रे, बड़ा कंजूस है मंटू। हाँ, एकदम से ध्यान नहीं रख पाता है। अब मेरी सुंदर सी बेटी गहना मांग रही है, इसमें क्या गया? और सुन, मैंने जो बात कही थी वो तुझे याद है ना? कौन सी बात अम्मा? अरे, मैं तो आई हूँ पैसे लेने के लिए। मैंने तुझे कहा था ना, मेरे घर का छत खराब हो गया है, बारिश का समय आने वाला है, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने ये बातें कही थी ना। अरे अम्मा, पैसे की बात करती हो आप? मैं बोल कर देखूंगी, लेकिन पता नहीं वो पैसे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अरे, ये क्या बात हुई? मेरी सुंदर सी बेटी और थोड़ा पैसा मेरे लिए नहीं ला सकती? अच्छा अम्मा, जब वो दोपहर में खाना खाने आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगी, आप भी बात कर लेना। अरे रे, ठीक है, चलो फिर मुझे कुछ खिलाओ, भूख लगी है बहुत जोरों की। अरे अम्मा, आज तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन आप बैठो, बहुत तरह की सब्जियां हैं, मैं अभी बनाती हूँ और बहुत अच्छे से आपको खिलाती हूँ। अरे वाह, मेरी बिटिया सब्जी तो अच्छा बना रही है। अम्मा, ये लो, खाओ अच्छे से। अरे रे रे, चल तो रसोई में ही खाऊंगी, आराम से बैठकर। क्या स्वाद है मेरी बेटी के हाथों के बने हुए पूड़ी और सब्जी के तो जवाब नहीं है। तुमने दामाद जी को खिलाया कि नहीं? नहीं, मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ, उन्होंने मुझे कोई गहना नहीं दिया है। मैं परेशान हूँ, इसीलिए मैंने आज ठीक से खाना भी नहीं बनाया था। अरे रे रे, चलो कोई नहीं है, 2-4 पूड़ियाँ मुझे भी दे दे। हाँ अम्मा, ये लो ना। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। अरे, सूखी रोटी और प्याज खाऊंगा कैसे? क्या बात है भैया, अब सूखी रोटी प्याज लेकर आए हो? अब कोई बात नहीं है, अब मेरे पास सब्जी है, ये लो। चलो दोनों भाई मिलकर खाते हैं। क्या बात है, आज सब्जी वब्जी नहीं लाया? अरे वो थोड़ी मिनी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने साधारण खाना ही बनाया था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, खा लो, मेरी वाली ने तो बहुत अच्छा बनाया है। अब मैं जाता हूँ जरा अम्मा के पास, बहुत दिन हो गए हैं अम्मा के पास नहीं गया। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा। अरे रे रे रे, आ गया तू? इतने दिनों बाद मेरी याद आ गई तुझे? अरे अम्मा, बस थोड़ा काम काज में फंस गया था। कैसी हो अम्मा? अरे रे रे, ठीक हूँ, क्या करूँगी, घर में अनाज खत्म हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं अम्मा, ये लो कुछ पैसे लेकर आया हूँ मैं, तुम इससे राशन खरीद लेना। अरे रे रे, तू 2-2 जगह पैसे क्यों खर्च करता है? बता, एक ही चूल्हे में खाना बनना चाहिए, 2 अलग अलग जगह पैसे खर्च नहीं होते हैं क्या तेरे? अम्मा, पैसे खर्च हो सो हो, लेकिन शांति होनी चाहिए। घरों में चिक चिक अच्छा नहीं लगता है। मैं थोड़ी देर यहाँ आऊँ तो कम से कम यहाँ शांति मिले, वहाँ जाऊँ तो कम से कम वहाँ शांति मिले। शांति तो मिलनी ही चाहिए ना। चल, घर में कुछ बनाया है, खाना खा लेना। अच्छा अम्मा, चलो, भूख भी लगी थी, आज कुछ अच्छा खाने को भी नहीं मिला था।
ओहो, क्या अम्मा, बहुत ही अच्छा है ये, मजा आ गया। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। अरे रे, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे बहू तुझे खाना ही नहीं देती। अरे अम्मा देती है, लेकिन तुम्हारे हाथों का स्वाद तो अलग है ना। मस्का लगा रहा है। अरे नहीं अम्मा, बस मैं अब चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, जरा घर भी पहुँचना है। घर पहुँचना, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, सेठ जी के पास कुछ खेत हैं। सेठ जी ढूंढ रहे थे किसी को अपने खेत पर काम करवाने के लिए। तू एक बार उनसे मिल लेना। ठीक है अम्मा, मैं सेठ जी के पास चला जाऊंगा। अब बहुत दिन हो गए हैं, एक ही खेत से गुजारा भी नहीं होता है। अगर 2-3 खेत मिल जाएंगे तो अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे मंटू, क्या बात है सेठ जी? मैंने सुना जंगल के पास वाला खेत आप दे रहे हो खेती करने के लिए। अरे हाँ, ठीक ही सुना है, खेती करने के लिए तो दे रहा हूँ भाई। लेकिन देखो, वहाँ का जगह कहा जाता है भूतिया है। अब इसके लिए मुझे दोष ना देना। अरे नहीं नहीं, मैं आपको क्यों दोष दूंगा? ये भूत वूत होते नहीं है, ये सब कुछ तो डराने के लिए बनाया गया है। आप बस मुझे अधिकार दे दो तो मैं उस खेत पर काम करूं। अरे भाई, खेत पे काम करने की पूरी छूट है, काम करो ना। लेकिन देखो, मुझे कम से कम आधा दे देना फसल। नहीं नहीं सेठ जी, एक तो वो डरावना जंगल है, ऊपर से आधी फसल आपको ही दे दूंगा तो फिर मैं खाऊंगा क्या? अच्छा कोई बात नहीं, आधी की आधी तो दे सकता है ना। मेरा कम से कम वो खेत चल बसे, चल पड़े, वरना धीरे धीरे वो बंजर हो जाएगा। हाँ सेठ जी, आपका खेत चल पड़ेगा, उसके लिए आप परेशान मत हो। अरे ये मिट्टी तो एकदम बंजरीली मिट्टी लग रही है। अरे ये क्या, अचानक से मौसम बिगड़ गया है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? चलता हूँ, देखता हूँ सामने गुफा है, वहीं चला जाता हूँ। अरे वाह, ये गुफा तो बड़ा अच्छा है। अरे वाह, कितने अच्छे अच्छे पत्थर हैं। हाय हाय, इतने अच्छे पत्थर तो मैंने कभी नहीं देखे। अरे कहाँ कहाँ देख रहे हो? इस जंगल में आने की क्या जरूरत थी? तुम तो अपने ही खेत में ठीक काम कर रहे थे। अरे कौन बोला? तो तुम बोल सकते हो, तुम तो पत्थर हो। हाँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, और मुझे सब पता है। तुम्हारे घर में बहुत दिक्कत है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात सुनती नहीं है। अरे वो थोड़ी सी पैसों की दिक्कत है ना, इसी वजह से। लेकिन मुझे पता है तुम्हारी पत्नी वैसे भी सुनने वाली में से नहीं है, और वो सुनेगी भी नहीं। और अगर तुम्हें नहीं पता तो ऐसा करो, ये जो चमकीला पत्थर है वो पत्थर ले जाओ। ये सोने का पत्थर है, इस सोने के पत्थर को बेच देना। बेच कर जो मुनाफा होगा उसको दे देना अपनी पत्नी को। अरे वाह, ये पत्थर तो बहुत ज्यादा कीमती है। तुमने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। मैं अभी लेकर जाता हूँ। मिनी, ओ मिनी, जल्दी बाहर आओ।
क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सुनो, ये जो तुम्हारी अम्मा आई हुई है ना, उसे ये पैसे दो और यहाँ से वापस भेजो घर। अरे दामाद जी, कितना गंदा बोलते हो। क्यों भाई, मुझे रहने से क्या दिक्कत है? मुझे सब पता है। आप मेरी पत्नी के कान भरती हैं और फिर वो घर में हल्ला गुल्ला करती रहती है। आप हमारे घर संसार को बसने दो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये मेरी अम्मा है, मेरी अम्मा का अपमान मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मैं दे तो रहा हूँ पैसे, ये पैसे लो और अपनी अम्मा को भेज दो। अरे दो जी, ये पैसे पहले रख लूं, फिर दामाद जी से बात करूंगी। अरे बिटिया, भूख लगी है, खाना दे दो। अम्मा, लेकिन उन्होंने भी खाना नहीं खाया है। अरे जब उसे भूख लगेगी खुद खा लेगा, तू इतनी परेशान मत हो। इतना भाव देगी तो फिर बहुत दिक्कत होगी। भाव देने की कोई जरूरत नहीं है, भाव मत दे। अरे मुझे तो भूख लगी है बहुत तेज। आज तो मिनी ने मुझसे खाना भी नहीं पूछा है। जाता हूँ जरा रसोई में देखता हूँ क्या है खाने में। अरे ये क्या बात है, बताओ। मैं थक हार कर भूखा प्यासा घर आता हूँ और मुझे खाना पूछने वाला भी कोई नहीं है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ मिनी, मिनी उठो। अरे रे, क्या हो गया दामाद जी, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो, आप अभी के अभी मेरे घर से निकलो। अगर ऐसा है तो मैं अपनी बेटी को भी ले जाऊंगी। तो फिर ले जाओ, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने मेरे घर को न जाने क्या बना दिया है। ऐसे अब सब कुछ नहीं चलने वाला है। निकलो यहाँ से, जल्दी से निकलो। अरे देख बेटी, ये क्या कह रहे हैं? अम्मा ये ठीक ही कह रहे हैं। जब से तुम आई हो हमारे घर में झगड़े भी बढ़ गए हैं। मुझे शांति से रहना है, मैं अब झगड़ा नहीं करना चाहती। अरे तू भी यही कह रही है? हाँ अम्मा, तुम्हें पैसों की जरूरत थी, पैसे तो मिल गए। अब तुम जाओ अपने घर और छत बनवाओ। ये लो, ये तो मेरी बेटी भी बदल गई है। अरे वाह, मिनी में तो बड़ा बदलाव आ गया है। मिनी तो पहले ऐसी नहीं थी। क्या बात है, लगता है उस चमत्कारी पत्थर का असर है। और अब मंटू बहुत खुश था। तमिलनाडु के अगस्त मलाई पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, जहां मंतू नाम का एक मोची रहता था। वो इतना गरीब था कि लोगों के फटे जूते जैसे उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। अपनी टूटी झोपड़ी में जगह उसने मरम्मत की थी। फिर भी मंतू का जीवन मुश्किलों से भरा था। घर में उसका जवान बेटा चिंटू और पत्नी मीनू थे। बारिश में झोपड़ी से पानी सीधा घर में आता। गर्मियों में सूरज की आग बरसती और ठंडी में तीनों ठिठुरते। एक शाम मीनू झोपड़ी के कोने में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। मीनू धीरे धीरे आटा गूंथ रही थी। उसका चेहरा थकान और चिंता से भरा था। पास में रखे पुराने तवे पर 2 रोटियां सिक रही थीं और एक छोटे बर्तन में पतली दाल उबल रही थी। वह बार बार मंतू और चिंटू की ओर देखती, जो अपनी गरीबी की बातें कर रहे थे। पिताजी, मेरे मन में निराशा छा रही है। आप मुझे जूते बनाना सिखा दीजिए ना। हमारी झोपड़ी में अच्छी छत नहीं, ना ही भाग्य का कोई सहारा। मैं कितने दिन तक उदास मन से लोगों के जूते पॉलिश करता रहूंगा। बेटा, थोड़ा धैर्य रख मेरे लाल। मुझे विश्वास है कि एक दिन हमारी किस्मत जरूर चमकेगी, पर सुख का रास्ता इतनी जल्दी नहीं मिलता। समय तो लगता ही है। जब से मैंने सुई उठाई तब से आज तक मैं उत्साह के साथ गांव वालों के लिए जूते बनाता रहा हूँ। पर बेटा, मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह उदास होकर सारी उम्र जूते सिलते रहो। लेकिन पिताजी, जूते पॉलिश करते करते मेरा मन गुस्से से भर गया है। मेरे हाथ थक चुके हैं। मेरे दिल को अब ये नहीं समझ आता कि ये किस्मत कब चमकेगी। फटी चादर ओढ़कर चिंटू सोने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ चिंटू का पिता उसको मजदूरी से दूर रखना चाहता था,
दूसरी ओर चिंटू कुछ ना कुछ करके धन कमाना चाहता था। अरे भाई, ये कैसे जूते बना दिए हैं? मैं तुम्हें इसके लिए कोई पैसा नहीं दे सकता। नहीं, ये मेरे पैर में आ रहे और ऊपर से मेरे पैर में चुभ रहे। अरे गोलू भाई, घबराओ मत, मैं परेशान होकर भी तुम्हारे जूते ठीक कर दूंगा। समझ नहीं आता, मैंने तो पूरी मेहनत से नाप के हिसाब से बनाए थे, फिर भी ये दुखदाई गलती कैसे हो गई? नहीं, रहने दो भाई, मुझे ये चाहिए ही नहीं। मैं बाजू के गांव में जाकर चंपक मोची से अपने जूते करवा लूंगा। सुना है वो अच्छा काम करता है। तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम घर जाओ और आराम करो भाई। गोलू ने गुस्से में मंतू के सामने जूते फेंक दिए और इतना कुछ सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है। मंतू दुखी हो जाता है, लेकिन पीछे से चिंटू ने देख लिया था तो वो उसकी ओर आता है। हे ऊपर वाले, मेरे ये बूढ़े हाथ अब थक कर काम नहीं कर पा रहे। मैंने गोलू भाई के लिए 7 दिन तक पसीना बहाकर जूते बनाए, पर मन उदास है कि मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। हे ऊपर वाले, मेरे मन में दुख और गुस्सा उमड़ रहा है। पिताजी की ये हालत देखी नहीं जाती। अगर आप मुझे जूते सिलना नहीं सिखा रहे तो मैं मजदूरी करने चला जाऊंगा। बस मुझे जल्दी से पैसे चाहिए ताकि ये दुख भरी जिंदगी बदले। मेरा मन गुस्से और दुख से टूट रहा है पिताजी। अरे बेटा, जरा सब्र कर मेरे बच्चे। हम शांति से बैठकर आशा के साथ सोचेंगे कि क्या करना है। क्या आराम से सोचेंगे? मेरे साथ जो खेलते कूदते थे, साथ पड़े थे, वो भी मेरी इस फटीचर हालत देखकर मुंह फेर लेते हैं। मेरे दिल से अब ये गरीबी सहन नहीं होती। गुस्से में चिंटू चला जाता है। चिंटू गुस्से में जा रहा था, तभी कालू कौआ ने उसे रोका। अरे चिंटू भाई, क्यों गुस्से में पिताजी से बहस कर रहे थे? कुछ नहीं भाई, मेरे मन में बस काम की चिंता सता रही है। अगर काम ही करना है तो क्यों ना साथ में करें? हैं? क्या काम है भाई? देखो भाई, मेरा खेत बरसों से खाली पड़ा है, लेकिन आज तक कोई साथी नहीं मिला। मुझसे तो काम होता नहीं। अगर तुम कहो तो साथ मिलकर खेती करते, लेकिन पहले तुम्हें खेत की सफाई करनी पड़ेगी। चिंटू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला। मेरा मन उत्साह से भर उठा। कालू भाई, खेत में भागीदारी कितना हिस्सा मेरा होगा, जल्दी बताओ। अरे भाई, आधी आमदनी तुम्हारी, आधी आमदनी मेरी। मजबूरी में आकर पैसों के लालच में चिंटू ने हाँ कर दी। ठीक है भाई, मेरा मन अब काम करने को तैयार है। चलो खेत की मेहनत शुरू करते हैं। दिन की कड़ी धूप और शाम की ठंड बिना अपना सोचे समझे लगातार 2 महीने तक चिंटू ने खेत को ठीक करने में बहुत मेहनत की। खेत एकदम तैयार था तो उसने कालू कौआ से बात की। भाई, अब खेत में क्या उगाना है, जल्दी बताओ। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे घर में भी कुछ महीनों से पैसे की कमी हो गई है। खेत के लिए मुझे एक जमींदार से अच्छा दाम मिल रहा है, तो मैंने सोचा इसे बेच दूं। क्या कहा? जमीन बेच दोगे तो मेरा क्या होगा? मुझे भी मेहनत का हिस्सा चाहिए। अरे काहे मत्थे चढ़े जा रहे हो भाई? हिस्सा चाहिए का मतलब क्या होता है? ये मेरी जमीन है, चलो यहाँ से निकलो, हटो। कालू कौआ चिंटू को धक्का देकर खेत से निकाल देता है और चिंटू दुखी हो जाता है। वो रोते हुए जा रहा था। मोची हो, लोगों के जूते पॉलिश करो। आए बड़े खेत में भागीदारी लेने वाले। हे ऊपर वाले, मेरा मन रो रो कर टूट रहा है। तूने मेरी कैसी किस्मत लिखी है। कालू कौआ को जमीन बेचनी थी और उसने खेती के बहाने मुझसे 2 महीने तक सफाई का काम करवाया। झूठ बोलकर मेरी मेहनत का एक पैसा भी नहीं दिया। बेटा, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? पिताजी, मेरा मन कुछ बड़ा करने की चाहत से भरा है। मैं मजदूरी करने गया, पर मेरी किस्मत ने वहाँ भी मेरा साथ नहीं दिया। बेटा, अब तू कहाँ और मजदूरी करने जाएगा? मेरा दिल कहता है कि तू थोड़ा थोड़ा करके जूते पॉलिश कर। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। 2 वक्त की रोटी के लिए कब तक मैं और पिताजी ऐसी मजदूरी करते रहेंगे, बताओ? देखना बेटा, मेरा मन गर्व से भर उठता है ये सोचकर कि एक दिन तू जरूर कामयाब होगा। क्या कामयाब पिताजी? हर काम से मुझे निकाल दिया जाता है या कोई ना कोई मेरे साथ चाल चल देता है। चिंटू दुखी होकर सोच में पड़ गया। वो मजदूरी करने जाता तो वहाँ से उसे निकाल दिया जाता और उसकी छोटी छोटी गलती पर लोग उसे चिढ़ाते। झोपड़ी जैसे अपने घर की खिड़की से चिंटू सितारे देख रहा था और उसके मन में काफी सारे ख्याल भी आ रहे थे। अरे चिंटू, तुम बहुत दिन से कह रहे थे ना तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। अरे क्या बात करते हो कालू कौआ, यह सिर्फ बड़ी बड़ी गलतियां कर सकता है, काम नहीं। हंसो हंसो भाई, एक दिन मुझे मेरा दिल कहता है मैं कुछ बड़ा जरूर करूंगा। जिस तरीके से दर्जी का बेटा जिएगा तब तक सिएगा, उसी तरह मोची का बेटा जिएगा तब तक जूते और चप्पल ही छुएगा। सब लोग गांव में उसका बहुत मजाक उड़ाते। चिंटू की गरीबी का उपहास करना मानो उनका रोज का काम बन गया था। मेरे गांव वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? मेरा मन उदास और अकेला हो गया है। मेरा कोई मित्र नहीं, कोई मेरी हालत समझने वाला नहीं।
दूसरे दिन चिंटू जंगल में लकड़ी काट रहा था और वहाँ से एक बूढ़ा कबूतर निकलते हैं। लंबी काली जटा, मुख पर तेज, हाथ में कमंडल। चिंटू उन्हें देखता है और उनके तेज को देखकर दंग रह जाता है। अरे वाह, कितने तेजस्वी बाबा हैं। अरे बेटा सुनो, तुम तो काफी मेहनत बालक लगते हो। चिंटू ने उनके पाँव छुए और पूछा, आशीर्वाद दीजिए बाबा, आप कौन हैं? बेटा मैं बूढ़ा कबूतर हूँ, नगर भ्रमण के लिए निकला हूँ, लेकिन तुम थोड़ी चिंता में लगते हो। अरे नहीं बाबा, आइए, मैं आपको खुशी से अपने घर ले चलता हूँ। बेटा मैं अभी यात्रा पर हूँ, नहीं रुक सकता कहीं, लेकिन तुम जरूर ही कुछ छिपा रहे हो मुझसे। बूढ़ा कबूतर ने कमंडल से पानी अपने हाथ में लिया और ध्यान लगाया। चिंटू देख रहा था वो क्या कर रहे हैं। फिर बूढ़ा कबूतर बोले, अरे बेटा अपने अंदर इतना दुख समेटे हो, तुम्हारा घर टूटा है, गांव में सब ने तुम्हारा उपहास करके तुम्हारा उपयोग किया है, तुम्हारे माता पिता भी बूढ़े हो गए हैं। अरे बाबा, आप तो मेरे दिल की दुविधा समझ गए, आप तो ज्ञानी लगते हैं। कृपया मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय बताइए। देखो बेटा, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, भाग्य चमकने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तुम एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाओगे और धन, पैसे और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, किस्मत के खेल में हार मत मान लेना, तुम्हें सोच समझकर हर कदम उठाना है। उतना कहकर बूढ़ा कबूतर वहाँ से चले गए और खुशी से झूमता हुआ चिंटू घर आया। वो अपनी बात घर में बताने ही वाला था। अरे बेटा देखना, ये तेरे पापा को क्या हो गया। देख तो, सुबह से ना बोल पा रहे, ना ही हिल पा रहे हैं। देख बेटा। चिंटू ने देखा उसके पिता मंतू कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। अरे पिताजी, ये क्या हो गया आपको? आप अचानक से कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? दोनों माम बेटे रोए जा रहे थे और उसी वक्त बूढ़ा कबूतर एक दिव्य रोशनी के साथ उनके सामने आए। बाबा मदद कीजिए, मेरे पिताजी को अचानक क्या हो गया? अरे बेटा उठो, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे भाग्य की परीक्षा ली जाएगी। तुम्हारे पिता का कठिन समय आ गया है, अब इसमें तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा और इनकी सहायता करनी होगी। क्या कह रहे बाबा, कठिन समय? हाँ मीनू, मंतू के अपने कर्मों की वजह से उसका यह समय बहुत खराब बीतने वाला है। आप लोगों को बहुत सावधानी से रहना होगा। तो मैं क्या करूं बाबा, बताइए, मेरे पिताजी का इलाज कैसे करूं? तुम्हारे पिता का इलाज सिर्फ एक ही जड़ी बूटी से हो सकता है। यहाँ से कई योजन दूर सुंदरवन जंगल और रेतीले रेगिस्तान के बीच में एक दिव्य तालाब है, वहाँ से तुम्हें वो जड़ी बूटी मिलेगी। क्या कहा, इतना दूर? बेटा तुम कैसे जाओगे, और हम अकेले हो गए तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही काम करूंगा। बेटा मैंने तो तुम्हें रास्ता बता दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। अपने पिता को ऐसी हालत में छोड़ दोगे, समय से पहले कुछ हासिल नहीं होगा। इतना कहकर बूढ़ा कबूतर अदृश्य हो गए। चिंटू सोच में पड़ गया। वो और उसकी माँ रोए जा रहे थे। चिंटू अपने पिता की जगह पर काम करने लगा, लेकिन उसे जूते बनाने नहीं आते थे, तो आमदनी कम हो गई थी। उधर घर में माँ मंतू का ख्याल रख कर थक गई थी, तो उसने चिंटू के आते ही उसको कहा, अब तो घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो हम 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। ये कैसा धन योग है बाबा, कैसा? मीनू चौंक जाती है। धन योग क्या बोल रहा है बेटा? बूढ़ा कबूतर ने मुझको कहा था कि मेरे भाग्य में धन योग है। बेटा कोई धन योग नहीं है, घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। अरे कैसा जीवन दिया है, अगर धन योग है तो जल्दी पैसे क्यों नहीं आते? पिताजी ने मुझे जूते बनाना तो सिखाया नहीं, अब गांव में कोई काम भी नहीं दे रहा। तेरे बापू चाहते थे तू बड़ा आदमी बने, सिर्फ मोची बनकर ना रह जाए। चिंटू की आंखें लाल हो गई और वो आवेग में बोल पड़ा, अब मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। अगले 1 हफ्ते तक चिंटू ने जी तोड़ मेहनत करके कुछ पैसे जोड़े। ये लो पैसे, पापा का ख्याल रखना, मैं उनके लिए जड़ी बूटी लेकर और अपने भाग्य का खेल खेल कर ही लौटूंगा। माँ, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दो। चिंटू ने अपने माता पिता दोनों के पैर छुए और आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। चिंटू थककर चूर हो गया था। भूखे मारे अपने थैले में देखता है तो सब सामान खाली हो गया है। हे ऊपर वाले, पता नहीं कितने दिन से चल रहा हूँ, अब तो खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई है। चिंटू वहीं पर सो जाता है। अंधेरा हो जाता है और रात हो जाती है। रात को जानवरों की आवाजें सुनकर चिंटू घबराकर उठ गया, डरने लगा और उठ खड़ा हुआ। अरे नहीं, ये कैसी भयानक आवाजें हैं।
अगर यहाँ सोया रहा तो जानवर मुझे मार डालेंगे। चिंटू जंगल के अंधेरे में पेड़ पौधों के बीच से होते हुए जा रहा था। अचानक एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर एक लालटेन जल रहा था। अरे वो क्या है, देखता हूँ कौन है। चिंटू झोपड़ी के पास गया और दरवाजा थोड़ा खुला था तो झांक कर अंदर देखा। अंदर एक सुंदर मैनी बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी। चिंटू उसे देखकर डर गया और जाने लगा। तभी एक मोहक आवाज से उसके पसीने छूटने लगे। रुको चिंटू, कहाँ जा रहे हो? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं वही हूँ जिसे देखकर तुम भाग रहे हो। अंदर आ जाओ झोपड़ी में। हे ऊपर वाले, अब ये कौन सी नई मुसीबत है? कहीं यह चुड़ैल जैसी औरत मेरी बलि ना ले ले। सोचो मत, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अंदर आओ। चिंटू को आश्चर्य हुआ तो वो झोपड़ी के अंदर गया। मिनी मैनी खड़ी हुई। उसका सौंदर्य देखकर वो दंग रह गया। अरे आप कौन है? आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? मैं मिनी मैनी हूँ। यहाँ तुम्हें जादुई बूटी का रास्ता दिखाने आई हूँ। चिंटू सोच में पड़ गया। क्या इसका भरोसा किया जा सकता है? ज्यादा मत सोचो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। उस बूटी के रास्ते में तुम्हें रेगिस्तान के तूफान का सामना करना पड़ेगा। मैंने आज तक जिस को वहाँ भेजा है वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। मैं अभी ही जाऊंगा और जल्दी ही वापस लौटूंगा। समय से पहले कुछ नहीं मिलता। चिंटू, मुंह के खाओगे। मैं अभी ही जाऊंगा और जल्दी ही वापस लौटूंगा। ये सब कहने की बातें हैं। बूढ़ा कबूतर भी कह रहे थे मेरा धन योग्य है। कुछ नहीं हुआ। मैंने जितनी मेहनत की उतने ही पैसे मिले। धनवान कोई ऐसे नहीं बन जाता, समय लगता है। मेरा समय मत खराब करिए। मुझे अपने पिताजी को ठीक करके अपने धन योग का पीछा करना है। ठीक है, जाओ, लेकिन जंगल पार सिर्फ सुबह ही कर पाओगे। अगर वापस लौट आए तो तुम्हारा विवाह एक परी से होगा जो तुम्हें धनवान बना देगी। मजाक अच्छा करती हो तुम। मत मानो, मुझे पता है तुम भूखे हो। इससे कुछ खाने की चीजें और काम की वस्तुएं हैं। और हाँ, तालाब के ऊपर तैर रही चमकीली पत्तियां ही वह जड़ी बूटी है जो तुम्हें चाहिए। मिनी मैनी ने उसके थैले को जादू से भर दिया। चिंटू ये देखकर हैरान रह गया। ये तो चमत्कार है। मैं मिनी मैनी हूँ। आगे अगर रात में सफर किया तो जंगली जानवर तुम्हारा रास्ता रोक देंगे। मुझे नहीं लगता। चिंटू तो घमंड में निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही आगे बिल्कुल वैसा ही हुआ। रास्ते में 2 बाघ बैठे थे। चिंटू उन्हें देखकर डर गया और पेड़ पर चढ़ गया। वो ठीक कह रही थी, सुबह ही आना चाहिए था। पूरी रात चिंटू ने पेड़ पर गुजारी और सुबह होते ही बाघ चले गए। चिंटू नीचे उतरा और चलता गया। जब भूख लगती तो वो थैले में से खाना खाता। कई दिन चलने के बाद चिंटू रेगिस्तान तक पहुंच गया। ये थैला तो सच में जादुई हो गया है। जितना खाया उतना ही सब वापस आ जाता है। मिनी मैनी ने कहा था यहाँ से ये नक्शा काम आएगा। चिंटू एक नक्शा निकालता है और उसके सहारे चलता जाता है। थोड़ी दूर जाते ही धूल मिट्टी का तूफान आ जाता है और रेगिस्तान की रेत उड़ने लगती है। अरे नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी अपने हाथों को आगे करके चिंटू चलता गया तो आगे रेत में धंस गया। आहा, बचाओ 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 मुझे। नीचे गिरते ही तूफान थम गया और चिंटू ने देखा। सुरंग है, रेगिस्तान के बीचों बीच सुरंग का इतना बड़ा जाल है। वो हैरानी से देखने लगा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन सामने से बहुत सारे बिच्छू आ रहे थे। चिंटू भागने लगा। तभी उसे याद आया, अरे मिनी ने कहा था मेरे थैले में काम की चीज है। वो भागते हुए थैले में हाथ डालता है तो एक मशाल निकलती है जो बाहर आते ही अपने आप जल जाती है। आग को देखकर बिच्छू रुक जाती है। हाँ, समझ गया, ये रहा। चिंटू मशाल की तेज आग से बिच्छुओं को भगाने लगा और उनके पीछे पीछे जाते ही बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। ये सब क्या नजर आए ऊपर वाले? इतनी मधुर खुशबू, लगता है ये पानी जादुई है। तभी उसकी नजर पानी में तैर रही जड़ी बूटी पर पड़ी। वही वो जड़ी बूटी है। चलो ले आता हूँ, जल्दी पिताजी ठीक हो जाएंगे। चिंटू उसके पास जाता है और जड़ी बूटी को छूने की कोशिश करता है तो सारी पत्तियाँ पानी के अंदर चली जाती है। अरे रुको चिंटू, इतनी भी क्या जल्दी है? अगर यह दिव्य जड़ी बूटी पाकर अपने पिता को ठीक करना है तो मेरा भी एक काम कर दो। ये किसकी आवाज है? नीचे देखो, मैं हूँ सोनू जलपरी, मत्स्य देश की राजकुमारी। क्या, एक जलपरी? हाँ। मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा तो ही मैं तुमको यह जड़ी बूटी ले जाने दूंगी। हम कैसा काम जलपरी?
मुझे जल्दी बताओ। जड़ी बूटी को पाने के लिए तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी चिंटू। चिंटू सोच में पड़ गया। किस तरह? तुम्हें मेरी सहेलियों के लिए एक छोटा सा पुल बना देना होगा जो जमीन को तालाब के मध्य तक जोड़े। अगर 3 दिन में यह काम कर दिया तो मैं तुम्हें इस तालाब की जादुई जड़ी बूटी ले जाने दूंगी। क्या, एक पुल? जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। यह जड़ी बूटी पकने के 1 हफ्ते बाद ही खराब हो जाती है। चिंटू परेशान हो गया, लेकिन फिर भी वो जंगल जाकर लकड़ियाँ लाकर पुल बनाने लगा। 3 दिन तक लगातार काम करके चिंटू ने पुल तैयार कर लिया। हे ऊपर वाले, अब तो कमरियाँ दुखने लगी है। जलपरी पानी के बाहर आती है। अरे वाह चिंटू, सच में तुमने साबित कर दिया कि तुम मेहनत का फल पाने के लिए तैयार हो। यह लो, तुम्हारे पिताजी का इलाज करने के लिए जादुई जड़ी बूटी। इसका रस उन्हें पिला देना। जलपरी के हाथ में एक रंग बिरंगी रोशनी चमकी और जड़ी बूटी हाजिर हो गई, जिसे उसने चिंटू को दे दी। शुक्रिया, अब मुझे जाना होगा। ध्यान से जाना और मिनी मैनी को जरूर मिलकर जाना। चिंटू दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा और वापस लौटते समय वो मिनी मैनी के पास जा पहुंचा। वाह चिंटू, तुम आ गए। मुझे लगा वापस नहीं लौट पाओगे। अब मुझे जल्दी से अपने पिताजी को ठीक करना है। लेकिन तुम्हारे धनवान होने की बात तो भूल ही गए क्या? मैं अब जान गया हूँ कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता। मैंने इस जड़ी बूटी को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी सिर्फ समय आने पर ही मुझे ये मिली। बस यही ज्ञान तुमने देखना चाहती थी। मैं एक श्रापित परी थी जिसका विवाह कभी नहीं हो सकता था, लेकिन फिर मुझे बूढ़ा कबूतर ने आशीर्वाद दिया था कि जिस किसी को भी मैं इस जड़ी बूटी तक पहुंचा दूं और उसके अंदर ज्ञान का दीपक जला दूं, वही मेरा पति बनेगा। तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? विवाह का प्रस्ताव सुनकर चिंटू तो हैरान ही हो गया। अरे कहाँ मैं और कहाँ तुम? मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं मिनी मैनी से विवाह करूं? तुम अब काबिल हो चुके हो और तुम्हारा धन योग भी आ चुका है। अब समय आ गया है कि तुम मुझसे विवाह कर लो और एक सुखी जीवन। अरे रुको रुको रुको, कहाँ इस गरीब मोची को अमीरी के सपने दिखा रही हो तुम? मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ भी बहुत दुखी है, वो चिंता कर रही होगी। चिंता मत करो, मैं वहाँ से चलती हूँ। फिर मिनी मैनी ने ध्यान लगाया और एक चमत्कारी रोशनी के साथ वो और चिंटू दोनों चिंटू के घर पहुँच गए। अरे बेटा, तू आ गया। हाँ माँ, और ये रही जड़ी बूटी। चिंटू ने जड़ी बूटी पीसकर अपने पिता को पिला दी। एक चमत्कारी रोशनी उनके अंदर आई और वो ठीक हो गए। अरे बेटा, मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं तो ठीक हो गया। तूने मुझे नई जिंदगी दी है। तेरी माँ हर दिन रो रो कर दुखी हो रही थी। अरे ये लड़की कौन है? ये वही लड़की है मिनी मैनी, जिसने मेरी सहायता करी। अब ये मुझसे विवाह करना चाहती है। तू बता बेटा, क्या तुझे ये पसंद है? चिंटू शर्माने लगा और बोला, जी माँ, मैं भी इससे विवाह करना चाहता हूँ। अरे वाह बेटा, क्या बात है। चिंटू और मिनी मैनी ने मीनू और मंतू के पैर छुए और एक दिव्य प्रकाश के साथ उनका घर सुंदर महल जैसा शानदार बन गया और एक बड़ी तिजोरी भी उनके कमरे में दिखी, जिसमें सोना, चांदी और हीरे जवाहरात दिखाई दे रहे थे। क्या क्या सच में? सच में? सच में मैं धनवान बन गया? बेटा, मैंने तो कहा था ना, मेरा मन गर्व और खुशी से भरा है कि शायद तेरी किस्मत में लिखा है कि जूतों से दूर रहकर ही तेरा भाग्य चमकेगा। नहीं पिताजी, दरअसल समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता और समय आने पर भाग्य का लिखा पाने के लिए भी पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी जरूरी है। चिंटू समझ चुका था कि अगर धन योग है भी तो भी मेहनत का ही फल मिलता है। भाग्य और मेहनत दोनों साथ देंगे, तभी इंसान सफल होगा।